दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस एक बार फिर से घिर गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है जिसमें वो कांग्रेस की सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर अब हमलावर है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Which is basically the fundamentals of secularism. ये ऑडियो बीजेपी ने जारी किया है। दावा है कि ये कांग्रेस दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का ऑडियो है। बीजेपी का दावा है कि इस ऑडियो में दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 को हटाने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। In a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ऑडियो जारी करने वाले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट में ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 बहाल किया जाएगा। इस क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। धारा 370 बीजेपी के एजेंडे में रहा है। मोदी सरकार ने इसे खत्म किया। ऐसे में दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया। संबित पात्रा ने तो कांग्रेस को एंटी नेशनल पार्टी बता दिया। दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज वो वहां लागू हो रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी कांग्रेस को पाकिस्तान के प्यार से जोड़ दिया। कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी का संदेश ही पाकिस्तान को दे रहे हैं। कांग्रेस कश्मीर को हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगी। ऑडियो पर घमासान हुआ तो दिग्विजय सिंह सफाई देने आ गए। उन्होंने अंग्रेजी समझ का हवाला दिया और कहा कि कुछ लोगों को शैल और कंसीडर का अंतर नहीं पता है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध 370 लागू करने के तरीके पर है और कांग्रेस ने इसी आधार पर संसद में भी विरोध किया। आज तक ब्यूरो। दिग्विजय सिंह के ऑडियो पर बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक लगातार हमलावर हो गए हैं और बार बार उनसे और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है। I think this is actually a reflection of the mindset of the Congress party, which has sown the seeds of separatism in Kashmir and which is
also facilitating the Pakistan or the Islamabad designs in the valley. And whenever Congress party talks like this, it's a music to the ears of Islamabad, and it ends up further perpetuating terrorism, militancy in Jammu and Kashmir. ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। दिग्विजय को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का साथ जरूर मिला है, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम की ओर से जवाब दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार के बातें पहले भी बहुत कर चुके हैं और कांग्रेस हमेशा से एंटी इंडिया बात करती है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो कि हम इंडिया में सरकार बना सकें। और आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि धारा 370 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily. पाकिस्तान और 370 पर कांग्रेस नेताओं की विवादित बोल की फहरिस्त लंबी है। बीजेपी बार बार उनके बयानों पर कांग्रेस को घेरती है, लेकिन लगता है कि कुछ नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तुत संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प स्वीकृत हुआ। 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख थी जिस दिन कश्मीर का इतिहास बदला, जिस दिन कश्मीर की नई इबारत लिखी गई। संसद ने बहुमत से धारा 370 को खत्म कर दिया। लाने का हक नहीं है। इस तारीख को गुजरे 2 साल हो गए, लेकिन 370 पर विवादित बयानों का सिलसिला नहीं थम रहा। कांग्रेस में अपने बयानों से विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर 370 पर बयान देकर घिर गए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. दिग्विजय का ये दिव्य ज्ञान नया नहीं है। जब संसद ने 370 के खात्मे पर मुहर लगाई थी, तो भी दिग्विजय सिंह बयान देकर घिरे थे। उन्होंने कहा था, कश्मीर को बचाना हमारी प्राथमिकता है। 370 हटाने से कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। कांग्रेस के एक और बयानवीर मणिशंकर अय्यर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोदी सरकार ने कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तो कहा था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल है, इसलिए धारा 370 हटाया गया। कश्मीर और पाकिस्तान पर बयान देकर फंसने वाले कांग्रेस नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कुछ तो पाकिस्तानी मंच पर जाकर ऐसा बोल गए कि पार्टी को पचाना मुश्किल हो गया। 12 फरवरी 2018 को कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होने गए मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया कि दोनों देशों में हालात बेहतर करने के लिए लगातार बातचीत जरूरी है और ये नीति दिल्ली के पास नहीं है।
वहीं 18 अक्टूबर 2020 को शशि थरूर लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में खुद तो नहीं गए, लेकिन वर्चुअली शामिल होकर बोल दिया कि कोविड को लेकर पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, जबकि भारत में हालात अच्छे नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर और इसी पर बहस शाम 5 बजे दंगल में मेरे साथ आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। 2022 के सेमीफाइनल के लिए टीम मोदी का ब्लूप्रिंट फाइनल है। चुनावी जीत के लिए दांव चल दिए गए हैं। पहले यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाकर विजय मंत्र दिया गया और अब तैयारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुनाव वाले राज्यों को साधने की है। मिशन 2022 के लिए शंखनाद हो गया, चुनावी शतरंज सज गया, रणनीति पर मंथन होने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री के साथ बैठकों का दौर खत्म नहीं हुआ और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। कल प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मैराथन बैठकें चली। शाम में शुरू हुई बैठक 5 घंटे बाद देर रात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 4 दिनों से मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में मंत्रियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 2 साल में उनके कामों का ब्यौरा लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब तक कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह के मंत्रालयों की समीक्षा हो चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में मिशन 2022 का अक्स भी दिखेगा, यानी उन राज्यों को तवज्जो मिल सकती है जहां चुनाव है। पीएम मोदी की कैबिनेट के फेरबदल को लेकर अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलती है और किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि अपना दल, AIIDMK और JDU के नए प्रतिनिधियों को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। 2022 का साल काफी अहम है। 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में तो साल की शुरुआत में ही चुनाव हैं, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनावी बिगुल बजेगा। मिशन 2022 को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी आला कमान ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर यह संदेश साफ दे दिया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि सरकार और संगठन को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो चुनावों में उन्हें कहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे नतीजे देखने को ना मिले। अगले साल होने वाले 7 चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा भी यही तय करेंगे और यही कारण है कि बीजेपी 1 साल पहले ही चुनावी जंग में कूद पड़ी है। लेकिन ये जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने ब्रांड मोदी के सामने काफी चुनौतियां पेश की हैं। लाखों लोगों की जान चली गई, इलाज के लिए लोग दर दर भटकते रहे, अस्पताल में बेड की मारामारी थी, ऑक्सीजन के बिना हजारों की सांसें बंद हो गई। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अब कोरोना की लहरों की मार से बिगड़ी छवि को दुरुस्त करने में जुट गई है। अब वैक्सीन में तेजी लाने पर जोर होगा, गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी आएगी, खाली पद भरे जाएंगे, रोजगार जुटाने पर काम होगा और सबसे बड़ी कोशिश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी। 2021 बीजेपी के लिए कोई ज्यादा खुशी देने वाला नहीं रहा। बंगाल में पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, केरल और तमिलनाडु में भी कोई जादू नहीं चला।
पार्टी की कोशिश होगी कि 2022 उनके लिए बेहतर हो, कामयाबी कदम चूमे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। मिशन 2022 के लिए बीजेपी का प्लान यूपी तैयार है। टीम मोदी ने दिल्ली बुलाकर योगी को विजय मंत्र दे दिया। अब बीजेपी 8 फॉर्मूले से यूपी में चुनावी दांव लगाने की तैयारी में है। मुलाकात नंबर 1, प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे। मुलाकात नंबर 2, अमित शाह के साथ 1 घंटे। मुलाकात नंबर 3, जेपी नड्डा के साथ 1 घंटे। दो दिनों में 3 बड़ी बैठकों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ तो लौट गए, लेकिन उन्हें मिशन 2022 के लिए साफ साफ संदेश दे दिया गया। सूत्रों के मुताबिक यूपी में योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पर कमान अमित शाह के हाथों में होगी। चुनावी रणनीति शाह ही बनाएंगे, गठबंधन पर बात अमित शाह ही करेंगे। इसकी बानगी 2 तस्वीरों में देखी गई। दिल्ली में योगी के रहते अमित शाह ने अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की और उसी दिन निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ भी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेताओं का फीडबैक मिला है कि 4 साल में सहयोगी दलों को राज्य में तरजीह नहीं मिली। ओम प्रकाश राजभर इसीलिए साथ छोड़ गए। उनकी तलखी अब भी खत्म नहीं हुई है। हम सब लोगों ने मिलकर के बीजेपी की सरकार 17 में बनाई। हम लोगों के सहारे 19 में भी यूपी में उन्होंने चुनाव जीता। जब पिछड़ों के अधिकार की बात आती है तो हनन होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद योगी जी ने पिछड़ों का लूट लिया। क्या अनुप्रिया जी सदन में इस बात को योगी अमित शाह और मोदी से सवाल करेंगी? क्या यहां आशीष जी सदन में इस बात को रखेंगे? उनके 9 विधायक हैं, क्या सदन में बोल? सूत्रों के मुताबिक यूपी में अब गठबंधन को न सिर्फ तवज्जो दी जाएगी, बल्कि सत्ता में साझेदारी भी मिलेगी। उनके समर्थकों को निगमों और आयोग में जगह दी जाएगी। पार्टी के विधायकों और नेताओं की नाराजगी भी दूर की जाएगी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह दी जा सकती है। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाकर नाराज ब्राह्मण समुदाय को संदेश दिया जा सकता है। पश्चिम यूपी को साधने के लिए जाटों को भी खुश किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच सियासी कयासबाजी के बीच लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों और मंथन का दौर जारी है। अब ये बैठकें मंत्रिमंडल विस्तार या संगठन में बदलाव की ओर इशारा करती हैं, या फिर इसका इशारा कुछ और है। लेकिन इतना बात तय है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो आने वाले चुनाव पर बड़ा असर डालेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए 8 पॉइंट फॉर्मूला तैयार कर चुकी है। ये आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं, बीजेपी के पर्यवेक्षकों और जमीनी आधार से मिले फीडबैक के आधार पर ही तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये 8 फॉर्मूला है। यूपी की जंग इस बार अलग है। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी भी डबल होगा। बीजेपी को कोरोना काल में लोगों की नाराजगी और किसान आंदोलन से भी पार पाना होगा। लखनऊ से शिवेन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, मगर राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने कल अपनी चुनावी रणनीति का शंखनाद कर दिया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे की मुलाकात में आगामी संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल में किन नए चेहरों को शामिल करना है, 2022 के लिए किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है और सरकार की छवि को हुए नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने इस देश के अंदर किए, क्या कोई सोचता था
योगी सरकार बनी कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये योगी सरकार। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की तारीफ, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सबसे बड़े चेहरे को सलामी। जय श्री राम का। योगी के हर दाव पर वाह वाह। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ कि तारीफ अब मुलाकातों में तब्दील हो गई? यूपी में ऐसा क्या हुआ कि ये मुलाकातें सवालों में तब्दील हो गई हैं? इस मेल में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, क्योंकि सवाल 403 विधानसभा सीटों का है, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। ये लखनऊ की सियासत है जो दिल्ली की गद्दी का फैसला करती है, जो देश की गद्दी का फैसला करती है। ये लखनऊ की सियासत है जिसके दम पर पीएम मोदी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। उसी सियासी खेल में उलझे मांझों को सुलझाने की तस्वीर है ये मुलाकात। योगी के दिल्ली में 24 घंटे 2024 तक का पूरा खाका है, जिसकी पहली परीक्षा 2021 चुनाव में होनी है। दिल्ली के 6 किलोमीटर के दायरे में चल रही सियासी हलचल विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का रुख साफ करने वाली है। योगी का काफिला यूपी से अचानक दिल्ली रुका, जहां वो अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और फिर योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के आवास पर जाकर भेंट की, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। इन सब में सबसे अहम रहा पीएम मोदी से मिलना। कई तरह के कयासों और संभावनाओं के बीच हुई इस भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद से भरा ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का बुलावा 2022 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय का ब्लूप्रिंट मौजूद होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 फॉर्मूले तय कर लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण की योजनाओं में तेजी, नए नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। ये सिर्फ 8 फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये उस समस्या का हल है जो यूपी में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये समाधान है। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, बल्कि सियासी खेल भी है। मुस्कुराइए, ये लखनऊ की सियासत है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। गर्मियों का मौसम वैसे तो हर साल पसीना छुड़ा देता है, लेकिन इस बार हालात और भी गजब हैं। तीखी जलन वाली गर्मी की बजाय इस साल पूरे मौसम में धूल भरी आंधियां और उमस कब्जा कर रहा है। हालात यह है कि आधा जून आ चुका है, लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर में एक दिन भी लू नहीं चली। मॉनसून वक्त से 15 दिन पहले पहुंचने के पूरे आसार हैं, लेकिन यह खुश होने की बात नहीं, फिक्र की बात है, क्योंकि मौसम का ये गोलमाल बड़े खतरे का पैगाम दे रहा है। जलन वाली गर्मी की जगह चिपचिपी उमस, गर्म थपेड़ों की जगह आंधी तूफान, तपते सूरज की जगह बादलों का डेरा। मौसम का कैसा गोलमाल। मई जून के महीने में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके जला देने वाली गर्मी का कहर झेलते हैं।
इसके बाद ही मानसून की मेहरबानी बरसती है और राहत का दौर शुरू होता है। मौसम का ये सदियों पुराना रवैया वैसे तो साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके बदलता जा रहा है, लेकिन इस साल का हाल कुछ ज्यादा ही अलग है। तपन वाली गर्मी परवान ही नहीं चढ़ पाई और आंधी के साथ बेवक्त की बौछारों ने अभी से उमस वाली गर्मी का दौर ला दिया। खासतौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का ये गोलमाल रंग कुछ ज्यादा ही गहरा दिख रहा है। देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुका मानसून बहुत जल्द राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून अपने सामान्य समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून तक दिल्ली में दस्तक दे देगा। इसके साथ ही वीकेंड पर अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि वीकेंड पर तेज हवाएं और उसके साथ साथ हल्की हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। आज भी वीकेंड है, शनिवार का दिन है और चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ मौसम में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मई में पारा चढ़ने के साथ ही मौसम की जो उल्टी चाल शुरू हुई तो अब तक जारी है। 6 मई को दिल्ली एनसीआर में आंधी आई, कई इलाकों में बारिश हुई। 13 मई को भी दिल्ली एनसीआर में सुबह से आंधी बारिश का दौर रहा। 31 मई को एनसीआर में रात भर धूल भरी आंधी चली, तेज बारिश भी हुई। 4 जून को तेज हवाओं के साथ एनसीआर में बारिश हुई। 10 जून को रात से सुबह तक आंधी पानी का दौर चला। आज भी सुबह से दिल्ली के आसमान में बादलों की आवाजाही है। मौसम की करवट पर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। वो दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब के कुछ भागों में और उत्तराखंड में समय से पहले पहुंचेगा, काफी पहले पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने तो यानी कि अंदाजा जताया है कि 15 तारीख के आसपास पहुंच जाएगा। हमें भी लग रहा है कि 16 या 17 तारीख तक ये मानसून दिल्ली में दस्तक दे देगा, यानी कि कम से कम 10 या 11 दिन पहले मानसून दिल्ली में पहुंच जाएगा और बारिश काफी अच्छी होने की संभावना अभी लग रही है फिलहाल। और जब तक इस वेदर सिस्टम का जोर रहेगा यानी कि तब तक रेनफॉल एक्टिविटीज पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत में ज्यादा रहेंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अमूमन अप्रैल से जून के बीच ज्यादातर लू चलती है, लेकिन कई सालों में इस बार गर्मी का ये पहला ऐसा सीजन है जिसमें एनसीआर ने अभी तक लू का एक दिन भी नहीं झेला। दिल्ली में इस बार मई के महीने में अधिकतम तापमान 1951 के बाद सबसे निचले स्तर 23.8 डिग्री पर दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 7 सालों के सबसे निचले स्तर 18 डिग्री तक पहुंच गया। मई जून के दौरान दिल्ली का तापमान अमूमन 45 से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल मई से अब तक का औसत तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा। जो मानसून की प्रोग्रेस होने वाली है वो अगले 24 घंटों के अंदर हमें लग रहा है कि पूरे बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को कवर कर जाएगा। यानी मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और आज से ही हमें उम्मीद है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली इस इलाके में बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी शुरू हो जाएगी। आज सुबह हमने देखा कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में यानी कि बरेली, बदायूं और जो उसके आसपास के जिले हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक सालों साल से चेता रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में ये दिखना शुरू भी हो गया है। उत्तर भारत में मौसम का ये गोलमाल इसी की शुरुआत है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग के असर के तौर पर गर्मी बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रही है, क्योंकि दिल्ली में तो यही दिख रहा है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका जवाब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का मौसम और तापमान से संबंध इतना सीधा नहीं, बल्कि बहुत गहरा और घुमावदार है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। ग्लोबल वार्मिंग वो खतरा है जिसके बारे में आज से 20-30 साल पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज वो हमारे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया है। मौसम के पुराने हर मिजाज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भले ही इसके लिए विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार हों, लेकिन ज्यादा खामियाजा उठा रहे हैं भारत जैसे देश। ग्लोबल वार्मिंग के जिस खतरे से वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे वो अब सामने खड़ा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर धरती का तापमान बढ़ रहा है तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ना चाहिए, लेकिन दिख रहा है इसका उल्टा। आंधी और बारिश का घालमेल कुछ ऐसा है कि गर्मियों की तासीर के साथ साथ
मॉनसून की चाल भी बिगड़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ज्यादातर सवालों का जवाब मॉनसून की चाल में ही छिपा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसूनी बारिश वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का मानसून अब ज्यादा ताकतवर और अनियमित होता जा रहा है। धरती का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ने से मानसून की बारिश 5% तक बढ़ने की संभावना है। मानसून की इसी टेढ़ी चाल के सबूत इस साल भारत में साफ तौर पर दिख रहे हैं। इस साल मानसून की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज है। केरल से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इस बार मानसून जल्दी पहुंचा है और बारिश की मात्रा भी ज्यादा है। यही वजह है कि इन दिनों जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती थी, बारिश के चलते वहां तापमान गिर रहा है या फिर उमस कहर ढा रही है। भीषण गर्मी से जूझते मध्य प्रदेश को अब राहत मिली है। राहत का मानसून मध्य प्रदेश आ चुका है और अब मौसम पूरी तरीके से करवट ले रहा है। हम इस वक्त भोपाल के पास मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देखें तो आप देखेंगे कि कैसे पहाड़ों के ऊपर काले घने बादलों का डेरा है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और ये आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत विहंगम दृश्य भोपाल के पास का, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे मानसून ने जो प्रवेश किया है उसके बाद किस तरीके से मौसम बदला है। बेहद काले घने बादल, और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में इस बदलते मौसम के चलते कई हिस्सों में जोरदार बारिश बीते 24 घंटों के दौरान हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते 19वीं सदी से अब तक धरती का औसत तापमान 1.18 डिग्री बढ़ चुका है। तापमान बढ़ने के नतीजे के तौर पर हिमालय समेत दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। साथ ही बढ़ते तापमान से समुद्र की ऊपरी सतह भी 0.33 डिग्री ज्यादा गर्म हो गई है। इसके चलते मानसूनी हवाएं वक्त से पहले ही ज्यादा ताकतवर हो जा रही हैं। पूरी दुनिया समेत भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। मानसून के अलावा प्री मानसून बारिश भी कहर ढा रही है। देश के जिन हिस्सों में अभी मानसून का इंतजार है, वहां पहले से ही मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव होने लगा है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज सुबह कुछ घंटों की बारिश हुई। हालांकि मानसून आज यानी कि शनिवार रात तक बिहार में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने पहले ही तय समय से 2 दिन पहले मानसून के बिहार पहुंचने की चेतावनी दी थी और फिलहाल मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पूर्णिया, बांका और कटिहार होते हुए बिहार के मध्य की तरफ ये मानसून बढ़ेगा और इस दौरान 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बिहार के आधा दर्जन जिलों में मानसून की तगड़ी मार का अंदेशा है, तो महाराष्ट्र में पहले ही तगड़ी मार पड़नी शुरू हो चुकी है। अकोला में चंद घंटे में इतनी बारिश हो गई कि सड़कों पर उफान आ गया। रात भर में इतना पानी जमा हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक बाइक सवार की तो जान पर ही बनाई। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। रायसेन में तो 2 दिन में ही पानी इतना गिरा कि बाढ़ के हालात बन गए। निचले इलाकों में तालाब का मंजर बन गया। रिहायशी बस्तियों के साथ बाजार भी जलमग्न हो गए। प्रदेश की जो जिले हैं तरबतर है, बहुत अच्छी वर्षा है और हमारी जो मानसून की लाइन है सीहोर, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा ये सब पहुंच गई है और अगले 24 घंटे में प्रदेश का कुछ और हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून कवर करेगा। हमारे देश में कृषि और अर्थव्यवस्था बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में मौसम और मानसून की अस्त व्यस्त चाल इस बात की सीधी चेतावनी है कि आने वाले वक्त में और भी सख्त नतीजे देखने पड़ सकते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हर बारिश मुंबई वालों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। अगले 2 दिन एक बार फिर से मुंबई पर भारी रहने वाले हैं। कल और परसों मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन तक मुंबई वालों को संभल कर रहना होगा। मुंबई बारिश से तरबतर है। मुंबई में जिंदगी पटरी से उतरने लगी है। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना दुश्वार हो रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून को मुंबई में दस्तक दिए अभी 100 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और दिक्कतों की बौछार हो रही है। लेकिन ये तो महज एक ट्रेलर है।
बारिश अभी सबसे प्रचंड रूप दिखाने को तैयार है। असली मुसीबत रविवार और सोमवार को आने वाली है। मुंबई पर 2 दिन बड़ा खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के खतरे के साए में मायानगरी। 13-14 जून को मुंबई वालों को बचकर रहना होगा। जी हां, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 2 दिन मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं। बीएमसी ने लोगों को बीच और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अभी क्या जो मानसून लेटेस्ट है, गुजरात का दक्षिण भाग, महाराष्ट्र का पूर्व उत्तर भाग, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा कवर कर चुका है। और अगर पूर्व दिग्गज में बात करें तो उड़ीसा भी कवर कर चुका है। उड़ीसा का जो कोस्ट और दक्षिण उड़ीसा और बंगाल और बिहार। अगले 2 दिन, आज 12 तारीख है, तो कल जो है यूपी और मध्य प्रदेश कवर कर लेगा पूरा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीएमसी समेत तमाम एजेंसियां एहतियात इंतजामों में जुट गई हैं। मुंबई में आने वाले 2 दिनों में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का अंदेशा मौसम विभाग ने दिया है, जिसके चलते बीएमसी ने कई तैयारियां की है। पहले तो जो एनडीआरएफ की टीम है वो मीठी नदी और आसपास के इलाकों के पास स्टैंड बाय पर रखी गई है कि हो सकता है नदी का लेवल बढ़ने से लोगों को इवैक्यूएशन करने की नौबत आए। दूसरी ओर जो ड्रेजिंग मशीन है वो लगाई गई है 6 जगहों पर, ताकि पानी जल्द से जल्द ड्रेन हो जाए और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खोलकर पानी को निकालने का काम किया जाएगा। तीसरी तैयारी जो एडवाइजरी देने की है, जिसमें जो रेसिडेंट्स हैं मुंबई के, उनको कहा गया है कि बीचेस के पास वो ना जाए, क्योंकि बीचेस के पास जाने से पानी के जो बहाव है उसका खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम्स है, पुलिस कर्मी और जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में बीएमसी के तैनात रहेंगे, ताकि मल्टी एजेंसीज अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन निर्माण होती है तो उस पर कोऑर्डिनेट कर जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। मुंबई की सिविक एजेंसियां कई स्तर पर काम कर रही हैं। सभी डिविजनल कंट्रोल रूम को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इमरजेंसी के लिए ज्यादा लोगों की तैनाती के लिए कहा गया है। पानी निकासी के लिए 6 ड्रेनेज सेंटर्स तैयार कर रखे हैं। पानी निकासी पंपों के लिए डीजल जुटा लिया गया है। बीएमसी के फ्लड और रेस्क्यू दस्ते तैयार हैं। एनडीआरएफ को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। कोस्ट गार्ड और नेवी को भी अलर्ट किया गया है। बिजली महकमे को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कटौती की हालत में रिपेयर हो पाए। मीठी नदी के पानी पर नजर है। 24 डिवीजनों में स्कूल को टेम्पररी शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए खुले मैनहोल को ढकने का भी काम किया जा रहा है। मॉनसून में खुले मैनहोल में लोगों के गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना के बाद आखिरकार बीएमसी नींद से जागी है और वो यहाँ पर आपके सारे जो मैनहोल्स है उसे बदल रही है। अब ये जो मैनहोल्स है वो अच्छे क्वालिटी के हैं और इनका ये कहना है कि भारी बारिश में ये बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों करोड़ का बजट होता है बीएमसी का, हर साल मुंबईकरों को यही तकलीफ झेलनी पड़ती है। क्यों ना वक्त के पहले ऐसे इंतजाम किए जाए जिससे कई लोगों की जान भी बच सकती है। मुंबई में बारिश आफत बनने वाली है और ऐसे में 407 जीर्ण शीर्ण इमारतों ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को ही मलाड में एक इमारत गिरने से 12 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में बारिश की वजह से मुंबई की इन खस्ताहाल इमारतों में बड़ा खतरा पड़ रहा है। मुंबई की इन कुल 407 इमारतों में से 59 बीएमसी के पास है, 26 महाराष्ट्र सरकार की हैं, जबकि 322 निजी हैं। ये इमारतें 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये खस्ता हाल इमारतें बांद्रा, घाटकोपर, अंधेरी और माटुंगा में है। तो अगले 2 दिन मुंबई वालों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय के बारे में ममता बनर्जी ने कहा है कि घर का लड़का घर वापस आ गया, लेकिन ममता ने उन पर निजी हमला करने वाले नेताओं को गद्दार कहा और बताया कि उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये मुकुल रॉय ही थे जिन्हें साल 2018 में पंचायत चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी के पीछे बताया गया। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों की ममता की छाप लेने का सिलसिला बीजेपी से जाने वाले नेताओं में और ज्यादा दिख सकता है। BJP will grab the power in West Bengal for the benefit of the people of the Bengal.
साल 2017 के नवंबर महीने में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले मुकुल रॉय न सिर्फ अपनी पुरानी पार्टी में लौट चुके हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में अब कोई नहीं रहेगा। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को चुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल किया, जो उसके टिकट पर विधायक बने, क्या वो भी मुकुल रॉय के रास्ते को चुन सकते हैं? इस बारे में ममता बनर्जी से जब पूछा गया तो उनका जवाब हाँ में था। ममता ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई बड़े चेहरे तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am. Member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. ममता बनर्जी ने ये जवाब उनकी पार्टी के नेता सुखेंदु शेखर राय के एक ट्वीट से जुड़े सवाल पर किया, जिसमें उन्होंने मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुखेंदु शेखर राय ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का ताश के पत्तों की तरफ बिखरना तय है। बंगाल में ये जल्द होगा। आज जो हो रहा है ये इसकी शुरुआत है। बाद में बीजेपी छोड़ने वालों की संख्या की गिनती करनी मुश्किल होगी। आओ फिर से दीदी ओ दीदी कहो, बदले में अच्छा जवाब मिलेगा भाई। ममता की पार्टी के हौसले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से 7वें आसमान पर है। ऐसा करने की छूट टीएमसी को पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आने वाली तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी छोड़ने के लिए माफी मांग रहे हैं। दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह टीएमसी से आने वाले नेता विधायक भी पछता रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस में वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। सोनाली गुहा ने चिट्ठी लिखकर कहा, ये गुहार लगाई कि मुझे क्षमा कर दीजिए। दीपेंदु बिस्वास तृणमूल के एमएलए हुआ करते थे, फुटबॉलर, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा गलती हो गई है, आप वापस मुझे तृणमूल कांग्रेस में ले लीजिए। और दो चीजें देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदरूनी इस वक्त जो इक्वेशन है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किए थे, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश में है और बीजेपी के जो समर्थक है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, वो इस वक्त बहुत ही एक प्रिकैरियस सिचुएशन जिसे कहा जा सकता है उसमें है। लेकिन ममता ने साफ किया कि चुनाव के वक्त उन्हें छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सभी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे नहीं खुले हैं। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. जानकार मानते हैं कि ममता का निशाना शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ जाने वाले नेताओं पर है, जिन्होंने ममता पर तीखे हमले किए। लेकिन फिर भी मुकुल रॉय अकेले बीजेपी से लौटेंगे, इसकी संभावना कम है। ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे उनके करीबी नेताओं की बातचीत हो रही थी जो बीजेपी में गए, जिनको बीजेपी में टिकट मिला और जो बीजेपी में जीत के आए हैं एमएलए। बीजेपी के पास इस वक्त पश्चिम बंगाल में 75 एमएलए हैं और ये चैलेंज कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि एक भी एमएलए यहां से छोड़ के तृणमूल में नहीं जाएंगे और यही चैलेंज, यही दावा दिलीप घोष ने भी किया है। लेकिन मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले कुछ एमएलए हैं जिनके साथ मुकुल रॉय की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, ये हमें सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आने वाले कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया था, जिसमें मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और दीपक हल्दर समेत कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं? आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? Let us see, we will see how many people are coming. लेकिन पार्टी में टूट फूट रोकने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी ले चुके हैं। ऐसे में बीजेपी मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। कोई व्यक्ति आधारित दल नहीं है, हम लोग नीति लेकर राजनीति करते हैं, नेता लेकर नहीं। तो कौन आएगा कौन चला जाएगा इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इनका आयाराम गयाराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको
सुविधा जहां मिलेगी वहीं रहेंगे। और उन्होंने पहली बार ये चुनाव जीता है, चुनावी राजनीति में पहली बार वो चुनाव जीते हैं, और वो भी बीजेपी के सिंबल पर। अगर वो उनको जाना ही था तो कम से कम रिजाइन दे के जाते हैं। 2024 में आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा दांव लगाया था, लेकिन नतीजों ने उसे निराश कर दिया। अब दीदी की सारी कोशिश बंगाल में बीजेपी को पीछे ढकेलकर बंगाल की सियासत पर एकाधिकार करने की है, जिसका फायदा दीदी को अपने मिशन दिल्ली में मिल सकता है। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।